در خصوص سفارت خود ما با طرف‌های مختلف در قضیه سوریه ये हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जो बता रहे हैं कि सीरियन रेजिस्टेंस फोर्सेस ने शहर दर शहर कब्जा कर रही HTS की फोर्स से लड़ने से इनकार कर दिया था। सीरियन आर्मी और असद के लिए लड़ने वाले मिलकर लड़ते तो हम हलब शहर भी नहीं हारते। इसी से समझा जा सकता है कि ईरान ने सीरिया में असद को आखिरी समय में कोई खास मदद नहीं की, क्योंकि असद खुद मदद चाहते ही नहीं थे। ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान अपने आप में बेहद गंभीर है, जो ये बताता है कि कैसे सीरिया में बशर अल असद ने टर्की के सपोर्ट वाली दहशतगर्द तंजीम HTS के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। ईरान के सपोर्ट के वादे के बावजूद यही वजह रही कि आखिरी वक्त में ईरान ने भी अपनी तरफ से कोई खास ताकत नहीं लगाई। जब खुद राष्ट्रपति असद और उनके देश की फौज अपने शहरों को HTS के हाथों कब्जा होने दे रही है, तो कोई क्या मदद करे। जबकि पिछली जंग में ISIS और विद्रोहियों को दमिश्क तक पहुंचने में साल 2011 से 15 तक का वक्त लगा था, और इस बार तो HTS वालों का काफिला बस आगे बढ़ता जा रहा था, कोई रोकने के लिए था ही नहीं। जानकार बताते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बशर अल असद और उनकी फैमिली ने हमेशा मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग में सपोर्ट किया, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से तेल बेचने वाले अरब देशों के समूह GCC के भी काफी करीब आ गए थे असद। इतना ही नहीं, सीरिया को OIC में फिर शामिल कर लिया गया। यही वजह रही कि उनकी ईरान से दूरी बढ़ रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सीरिया के सदर रहे बशर अल असद को समझाया भी था कि अरब ममालिक से नजदीकी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उन्होंने बात पर तवज्जो नहीं दी। वो कोई और समझौते की तैयारी में थे। वहीं ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि जब HTS के पीछे असद का तख्ता पलटने के लिए खुले तौर पर तुर्की था, अगर उसे काउंटर करने के लिए ईरान अटैक करता तो सीधे सीधे तुर्की से उलझना पड़ता। तुर्की नेटो का मेंबर है, सारे नेटो देशों को मिलकर ईरान पर हमला करने का अच्छा बहाना मिल जाता। अमेरिका और इसराइल तो ये चाहते ही हैं कि ईरान और रूस को पूरी तरह से उलझा कर रखा जाए। इसमें जबरदस्त शिया सुन्नी कार्ड भी खेला जाता कि ईरान ने सुन्नी मुल्क तुर्की पर हमला कर दिया। ईरान ने बड़ी समझदारी से इस गेम को फेल कर दिया। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने टर्की के साथ मिलकर ये जो डर्टी गेम खेला है, अगर इसको काउंटर करने के लिए ईरान अटैक करता तो सीधे सीधे टर्की सामने आ गया होता, और टर्की नेटो का मेंबर है, और फिर तमाम नेटो कंट्रीज़ आ गए होते, और ईरान को और रशिया को पूरी तरीके से यहाँ पर उलझा दिया जाता। और फिर जो वो शिया सुन्नी कार्ड जिसको बहुत दिनों से चलाना चाह रहे थे और इसको काउंटर किया था, फ़ौरन एक प्रोपेगेंडा होने लगता कि ईरान ने सुन्नी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, और वो तमाम जो बेसेस थी अरब के अंदर वो सब के सब इस्तेमाल होने लगती सीधे सीधे ईरान के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़। और रशिया की तो सिर्फ एक बेस थी। वहीं थिंक टैंक इमेज इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेव कहते हैं कि विद्रोहियों की ताकत को बशर अल असद की फोर्स भांप गई थी। HTS सिर्फ एक नहीं बल्कि 40-45 ग्रुप हैं। इसराइल से जूझ रहा ईरान पहले से ही अलग मोर्चे पर लगा हुआ है। ऐसे में ईरान ने शिया श्राइन और अक़लियतों की हिफाजत की गारंटी ले ली और इस जंग में खुद को नहीं झोंका। ईरान का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में कम हुआ है बशार असद की सरकार गिरने से। ईरान अभी तक जो सीरिया की सरकार को सपोर्ट करता था मिलिट्री रूप से, वेपन्स के रूप से, ट्रेनिंग्स के रूप से, उसने ज़्यादा मदद नहीं करी असद की। असद ने कई फ़ोन कॉल्स भी करी ईरान को मदद के लिए, परंतु ईरान भाग गया था कि ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पब्लिक ओपिनियन असद के खिलाफ बहुत बड़े रूप से जा चुका है। दैट इज़ वन। दूसरा, रेबल्स की ताकत कुछ बढ़ तो गई है, बट उससे ज़्यादा अहम यह था कि सीरिया की आर्मी
कि डेडिकेशन और रॉयल्टी मिसिंग दिखती थी। और आप देखेंगे भी जिस हिसाब से रेबल्स, एचटीएस और करीब 40-45 ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग किस्म के, कुछ सुन्नी है, कुछ कुर्दिश हैं, किसी को टर्की बैक करता है, किसी को अमेरिका बैक करता है, कोई आईएसआईएस के भी ग्रुप्स हैं। इन सब ने मिलकर जिस हिसाब से धावा बोला दमास्कस पे, और सीरियन आर्मी कहीं नजर नहीं आई इनको रोकते हुए। तो यह भी इंटेलिजेंस थी ईरान के पास कि सीरिया की आर्मी में अब दम नहीं रहा है ऑपोजिशन को रोकने का। और खुद ईरान ऑफ कोर्स कमजोर हो चुका है, इजराइल से धमकियां लेकर के हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि अगर वो जितनी भी मदद कर लेगा बशार असद की, कि असद की गद्दी तो जाएगी, क्योंकि रेवोल्यूशन ने इतनी दम पकड़ लिया है। तो इसलिए ईरान ने बैक चैनल से इन रेबल्स और एचटीएस से बात करी और उनसे गारंटी ली कि वो जो शिया श्राइन्स और रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ईरान मिलिट्री रूप से असद की बचाव में नहीं आएगा। बहरहाल सीरिया में तख्ता पलट से मस्जिद अक्सा की आज़ादी की लड़ाई को बड़ा धचका लगा है और मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने वालों की कमर तोड़ दी गई है। ये आपस में लड़ेंगे और इनको कोई और नहीं मारेगा, अमेरिका ही मारेगा। जैसे उसने ओसामा बिन लादेन को मारा, जैसे उसने अबू बकर बगदादी को मारा, उसी तरीके से वो जो है ये मारेगा, इसको भी, जौलानी को ही मारेगा। आप देखिए कि उसको अमवी मस्जिद के अंदर खलीफा बनाकर बैठा दिया गया, तो अब ये मारेगा अमेरिका। अमेरिका ने ही खड़ा किया है, काम चल गया उसका। उसको पूरी तरीके से सीरिया को ख़त्म करना था। सीरिया ही वो मेन सप्लाई लाइन थी जहाँ से हिजबुल्लाह को मदद कर रही थी। उसने बयान भी दिलवा दिया अमेरिका ने कि साहब, क्या कहा जौलानी ने कि हमारी लड़ाई ईरान से है, हमारी लड़ाई जो है किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई ईरान से, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, इजराइल से हमारी कोई लड़ाई नहीं। उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आपस में आगे चल के लड़ेंगे। तो जब लड़ेंगे, हालात ख़राब होंगे, तो उन सीरियंस को पता चलेगा कि वो सीरिया जो है वो तो टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया। तब सीरियंस परेशान होंगे और सीरिया के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल का पूरा कब्ज़ा हो जाएगा, थोड़ा हिस्सा टर्की को मिल जाएगा। जब ये सब होगा और जब नेशनल स्पिरिट की बातचीत चलेगी, तो फिर वो लोग जो इराक़ की तरफ भाग के गए हैं, जो इराक़ की तरफ भाग कर गए हैं, वो प्रो बशर असद हैं। तो फिर कल जब सीरिया को सीरियंस वापस लेने की बातचीत करेंगे, तो फिर बशर असद अगर रह गए तो बशर असद और वो लोग सीधे आएंगे और इराक़ की तरफ से वापस आएंगे और सीरिया को फिर से इजराइलीज़ के और अमेरिका के पंजे से आज़ाद कराएंगे।